नमस्कार, जय हिंद, जय श्री राम दोस्तों। शिवम चौधरी ऑफिशियल में आप सबका स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना मत भूलिएगा। पिछले लगभग 24 घंटे में दो बहुत महत्वपूर्ण घटनाएं घटित हुई हैं। अगर कोई और चैनल होता तो उन्हें इन दोनों घटनाओं को अलग-अलग उनके ऊपर वीडियोस तैयार करता। लेकिन ये जो दो घटनाएं हैं वो आइसोलेशन में नहीं हुई हैं। अगर आप उन्हें कनेक्ट करेंगे, उन्हें एक साथ रख के देखेंगे, तो आपको समझ आएगा कि जो भारत के दो कोने हैं, यानी पूरब और पश्चिम, वहां से किस तरीके से एक परफेक्ट ट्रैप भारत के लिए तैयार किया जा रहा है, कि किस तरीके से भारत उसके ऊपर कोई रिएक्ट करे और एक लॉन्ग टर्म मुसीबत अपने सिर के ऊपर ले ले। ये प्रयास है, आज उसी का एनालिसिस होगा। हो सकता है कि शायद वीडियो थोड़ी लंबी हो जाए, प्रयास करूंगा छोटे में ही समझाऊं, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है आने वाले भारत के समय के लिए। और उसका जो संदेश है, उसका जो एक तरीके से कह सकते हैं जो मैसेज है, वो भारत के जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है उन्होंने भी दिया है। सबसे पहले बांग्लादेश की बारी। आज जब मैंने दोपहर में वीडियो किया था तो आपको बताया था कि किस तरीके से जो बांग्लादेशी कनेक्शन है वो स्थापित हो गया है, कि जो दिल्ली ब्लास्ट है और जो दो टेरर मॉड्यूल्स पकड़े गए हैं उसमें बांग्लादेशी कनेक्शन है, किस तरीके से वहां से लॉजिस्टिकल सपोर्ट हुआ था और सामान भारत के अंदर आया था। लेकिन शाम होते होते एक और बड़ी घटना होती है। जो बांग्लादेश की वर्तमान प्रधानमंत्री हैं, जी वर्तमान, क्योंकि शेख हसीना ने इस्तीफा नहीं दिया है। अगर शेख हसीना ने इस्तीफा दिया है तो वहां के मिलिट्री का जो चीफ है या मोहम्मद यूनुस है उसे सार्वजनिक कर सकता है। तो जो भारत की मेन स्ट्रीम मीडिया गलती करती है ना, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ बांग्लादेश कहकर शेख हसीना को, नहीं, शेख हसीना इज द प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ बांग्लादेश। और जो इलेजिटिमेट गवर्नमेंट है वो मोहम्मद यूनुस की है, वो कोई सेंटिटी होल्ड नहीं करती है। क्योंकि अगर सत्ता परिवर्तन कर भी दिया था तो 6 महीने के अंदर अंदर चुनाव कराए जाने चाहिए थे, वो नहीं हुए। तो साफ है जो इलेजिटिमेट है वो यूनुस है और जो लेजिटिमेट है वो शेख हसीना है। हुआ ये कि इन यूनुस साहब ने एक कंगारू कोर्ट बनाई, इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल। और ये देखिए पहली बार नहीं है, 1971 में भी स्थापित की गई थी कि उन रजाकार के खिलाफ जिन्होंने बांग्लादेश के अंदर अति मचा दी थी। और 2009 में शेख हसीना ने फिर इसका इस्तेमाल किया था उन्हीं लोगों को काउंटर करने के लिए जो 1971 में रह गए थे, जो एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट थे उनको सजा दिलाने के लिए। उसी का इस्तेमाल कर कर इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल, बांग्लादेश सुनने में लगता है इंटरनेशनल है साहब, बहुत बड़े बहुत देश इसमें इन्वॉल्व होंगे, कुछ नहीं है। बांग्लादेश में 4 आदमी बैठे, उन्होंने तय कर लिया और वहां जज साहब ने ये फैसला सुनाया कि भैया देखिए जो 1971 में हुआ था और उसके बाद किस तरीके से जो शेख मुजीबुर रहमान थे उन्होंने राखी बाहिनी बनाई थी, उन्होंने हमारी जो सेना थी उसको एक तरीके से दरकिनार कर दिया था, वो भी गलत था। उन्होंने मतलब अपने देश की स्वतंत्रता को ही एक तरीके से ये कह दिया कि वो असंवैधानिक था। जो शेख मुजीबुर रहमान जिस तरीके से काम कर रहे थे वो असंवैधानिक थे। तो आप समझ सकते हैं वो कोर्ट का मकसद क्या था। वो कोर्ट अब सजा सुनाती है शेख हसीना को कि आपकी वजह से जो 1400 छात्र हैं उनकी हत्या हो गई, गोलीबारी हुई है, इसलिए हम आपको डेथ पेनल्टी देते हैं। और साथ ही उनके जो गृह मंत्री हैं, उनका नाम है असदुद्दीन जमान खान, उनको भी सजा सुनाई जाती है। और जो उनके पुलिस चीफ थे वो क्योंकि अप्रूवर बन गए थे, सरकारी गवाह बन गए थे, तो उनको छोड़ दिया गया। और अब वो जो बांग्लादेश है वो भारत को आंखें दिखा रहा है और भारत को ये कह रहा है, बांग्ला में ये प्रेस रिलीज जारी हुई है, क्या कह रहा है कि भैया जो भारत है ना, शेख हसीना को वापस कर दे, वरना हमारे आपके संबंध खराब हो सकते हैं, हम आपको एज एनिमी मान सकते हैं। और पता नहीं क्या क्या इसके अंदर लिखा गया है। ये कुछ ऐसा ही है कि कोई 10,000 रुपए की नौकरी करने वाला अंबानी को ये कहे मेरी बात मान ले वरना तेरा नुकसान हो जाएगा। वो स्थिति, वो कंपैरिजन कहीं ना कहीं बांग्लादेश भारत के साथ कर रहा है। देखिए उसको अपनी औकात पता है और भारत की क्या औकात है वो भी पता है, लेकिन फिर भी क्यों कर पा रहा है? क्योंकि वो एक्सटर्नल सपोर्ट उस बांग्लादेश को मिल रहा है कि आप प्रेशराइज कीजिए भारत को अपने इस फ्रंट के ऊपर। अब शेख हसीना, देखिए भारत तो शेख हसीना को नहीं देने वाला, और शेख हसीना को यह पता भी था उस समय भी कि मेरे साथ भविष्य में क्या होने वाला है, भारत को भी पता था। इसलिए आप देखिए कहीं किसी भी मुस्लिम राष्ट्र के अंदर कभी ऐसा तख्ता पलट होता है तो वहां से कोई भागता है तो जनरली अरब में कहीं ऐसी कंट्री में जाके छुपता है, अमेरिका में छुपता है, कहीं भी। शेख हसीना ने भारत को चुना क्योंकि भारत ने कहा हम आपके पिता को नहीं बचा पाए लेकिन आपको बचाएंगे। और भारत ने बचाया और शेख हसीना को अपने यहां रखा। अब बांग्लादेश उनकी मांग कर रहा है, भारत कहीं नहीं देने वाला।
बांग्लादेश जितने घोड़े खोलने हैं खोल ले, शेख हसीना बांग्लादेश नहीं जा रही है, लेकिन अब उसका इस्तेमाल बांग्लादेश के अंदर उस केओस को अनलीश करने के लिए किया जाएगा जहां पर हिंदू टारगेट पर होंगे। पाकिस्तान ने ऑपरेशन सर्च लाइट शुरू किया था ना बांग्लादेश के अंदर, कुछ वैसा ही अब ये एलिमेंट करने का प्रयास करेंगे ताकि बांग्लादेश के अंदर इतनी स्थिति इस तरीके से स्थापित हो जाए कि चुनाव को टाला जा सके और यह कहा जा सके कि इसके लिए भी शेख हसीना जिम्मेदार है और भारत के ऊपर दबाव बनाया जा सके। भारत अगर शेख हसीना को नहीं देता है तो वो कहेंगे कि इन सभी मौतों के जिम्मेदार भारत है, और भारत अगर शेख हसीना को दे देता है तो ये कहेंगे कि देखो भारत को हमने झुका दिया। अब जो यूनिस गवर्नमेंट है उसने कहा है कि देखते ही शूट एट साइट के ऑर्डर है। एक बात बताइए, शेख हसीना में और यूनिस में फिर क्या अंतर रह गया? एक बार को मान लिया कि 1400 लोग शेख हसीना के लिए जो मौत है उसके लिए शेख हसीना जिम्मेदार है, तो यूनुस में और हसीना में क्या अंतर रह गया ये बताइए। इसीलिए जो पूरा का पूरा ये ट्रायल चला है और उसमें जो हसीना की तरफ से स्टेट अप्रूव्ड लॉयर थे, देखिए हसीना तो थी नहीं, ट्रायल इन एब्सेंस चला है, ना गृह मंत्री थे, तो जो वकील साहब हसीना के लिए लड़ रहे थे, सरकार ने कहा कि भैया हम तुम्हें देखिए पूरा मौका दे रहे हैं अपनी बात को रखने के लिए, वो वकील साहब बाहर निकल के हंस रहे हैं। इसका मतलब समझ जाइए कि वो एक फिक्स्ड खेल था और बांग्लादेश के आसपास क्या हो रहा है भारत उसको समझ रहा है, बांग्लादेश का इस्तेमाल किस तरीके से करना चाह रहे हैं भारत वो समझ रहा है। इसलिए राइट फ्रॉम डे वन इन्होंने वो तैयारी की थी। क्यों हुआ था? जब यूनुस आया, आते उसने जसीमुद्दीन रहमानी को कह दिया कि भैया जेल से निकलो। उसने आईएसआई की जो सेल है वो ढाका में क्यों स्थापित कर दी? पाकिस्तान की जो शिप्स हैं वो क्यों आकर बांग्लादेश में खड़ी होती है? अमेरिकन शिप्स क्यों आकर बांग्लादेश के अंदर खड़ी होती है? क्योंकि उन्होंने एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग की है कि 1.5 साल 2 साल में ये माहौल तैयार करना है और शेख हसीना के खिलाफ और उसका बहाना कर कर बांग्लादेश के अंदर कुछ करना है। तो क्या भारत कुछ नहीं कर रहा है? निश्चित तौर पर कर रहा है, भारत को भी समझ आ रहा है। सबसे पहले तो 3-3 गैरिसन हमने स्थापित कर दी, सिलीगुड़ी में है, दुबरी में है, किशनगंज में, मतलब किशनगढ़ में है, पूरा हमने तीनों तरफ वो गैरिसन स्थापित की ताकि प्रेशर बांग्लादेश के ऊपर रहे कि तुमने कुछ करा तो ये तुम्हारा चिकन नेक है ना, जैसे आपने देखा होगा मुर्गा ऐसे, ठीक इतना ही है। और जितनी देर मुझे आपको बताते हुई है ना, इतने में ना ऑपरेशन शुरू किया जा सकता है, उस लेवल की कैपेबिलिटी भारत के पास है। लेकिन इस दौरान जो भारतीय रिस्पांस है वो भी क्या रहा? भारत ने भी एक अभी आधिकारिक रूप से भारत ने भी कहा है कि जो भी वर्डिक्ट आया है शेख हसीना के बारे में, उसके बारे में हम देख रहे हैं, अभी देख रहे हैं क्या है क्या नहीं है, उसके बारे में अभी सोचेंगे, विचार करेंगे। तो एक तरीके से कह दिया कि हाँ ठीक है, तुम अपना घर में जो करना है तुम्हें करते रहो, हमें जो करना है हम वो करेंगे। और एज अ नेबर हम कमिटेड हैं बांग्लादेशी लोगों के लिए। देखिए, बांग्लादेश से नफरत नहीं है, बांग्लादेश के जो लोग हैं उनसे नफरत नहीं है, लेकिन बांग्लादेश में जो गवर्नमेंट अब बैठी है उससे निश्चित तौर पर नफरत है। और हम चाहते हैं कि वहां डेमोक्रेसी, पीस, इंक्लूजन और स्टेबिलिटी चारों महत्वपूर्ण शब्द हैं। ना तो वहां डेमोक्रेसी है, ना पीस है, ना स्टेबिलिटी है, और ना हिंदुओं के साथ क्या हो रहा है तो ना इंक्लूजन है। हम उसके लिए सोचते हैं। तो डिप्लोमेटिक भाषा में जवाब दे दिया, कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है साहब, इसके ये तो डिप्लोमेटिक लेवल पर है, लेकिन इसके अलग एक और बहुत महत्वपूर्ण डेवलपमेंट है जो बांग्लादेश के परिप्रेक्ष्य में आप समझ सकते हैं। कोई बताएगा नहीं, लेकिन आपको कनेक्ट करेंगे तो समझ आएगा। दरअसल जो रशिया है में जो पुतिन के आप कह सकते हैं बहुत जो खास लिeutenants हैं, उनमें से एक है निकोलाई पत्रुशेव, जो रशिया की जो मैरिटाइम बोर्ड है उनके अध्यक्ष है, चेयरमैन है। वो भारत में होते हैं और वो अजीत डोभाल से उनकी मुलाकात होती है, और अजीत डोभाल के साथ एक और व्यक्ति होता है, वो है वाइस एडमिरल विश्वजीत दासगुप्ता। कौन है वो है भारत के मैरिटाइम सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर। मैरिटाइम मैरिटाइम रशिया का मैरिटाइम बोर्ड का अध्यक्ष और भारत का जो मैरिटाइम सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर है और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है, वो क्यों मिल रहे हैं? 1971 में भी भारत इसलिए जीत पाया था क्योंकि रशिया की जो नेवल फोर्स है, उसकी जो फ्लीट है, उसने भारत को सुरक्षित किया था। तो क्या भविष्य में कुछ हम उस तरह का देख रहे हैं कि बे ऑफ बंगाल में या बांग्लादेश के परिप्रेक्ष्य में जब हम कुछ कर रहे हो तो हमारे पास एक ऐसा बैकअप हो कि यहां पर जो अमेरिकन एंट्री है, अमेरिकन डिस्ट्रॉयर ऑलरेडी आके जा चुका है, अब पता नहीं जा चुका है कि वहां है, जो भी है, लेकिन अमेरिकन डिस्ट्रॉयर वहां आया था, पाकिस्तानी शिप्स वहां आए थे।
तो क्या उसको काउंटर करने के लिए उसके लिए कोई कंटिजेंसी प्लान तैयार हो रहा है क्या? और साथ ही इसी दौरान जब ये पेट्रोशेव और ये सब आ रहे हैं, उसी दौरान जब बांग्लादेश का एनएसए है वो भी भारत में है, ठीक है, और वो अमेरिकन सिटीजन है, अमेरिकन पासपोर्ट होल्डर है, डुअल सिटीजनशिप भी नहीं है, अमेरिकन पासपोर्ट होल्डर है। तो टू मच ऑफ कोइंसिडेंसेस हो रहे हैं बांग्लादेश के परिप्रेक्ष्य में। तो भारत का यहां पर भी कंटिजेंसी प्लान है। भारत नहीं चाहता है वो किसी भी तरीके से स्ट्रैप में फंसे कि वहां पे अपनी फौज उतारे या कुछ उतारे, लेकिन कहां तक उसे टाला जा सकता है उसका प्रयास है। देखिए, ये तो बांग्लादेश की तैयारी है। अब पाकिस्तान में समझिए, पाकिस्तान में जो आसिम मुनीर है वो भी एक तरीके से पूरा तड़फड़ा रहा है, परेशानी है उसे पूरी, क्योंकि उसने ठेका तो ले लिया अमेरिका से। मैं रेयर अर्थ भी दिलाऊंगा, मैं बागराम भी दिलाऊंगा, मैं भारत भी दिलाऊंगा, मैं पाकिस्तान भी भेज दूंगा, सब कर दूंगा साहब, जिले लाई जो कहोगे वो करूंगा। लेकिन उस ठेके को पूरा करने में जो परेशानी है वो अब वो महसूस कर रहा है। अभी हुआ क्या, अभी जो जॉर्डन की जो किंग है अब्दुल्ला सेकंड, वो पहुंचे थे पाकिस्तान, और उससे पहले जॉर्डन का जो कार्गो प्लेन है, मिलिट्री कार्गो प्लेन है, वो स्कार्दू में लैंड हुआ था। ये भी ओपन सोर्स नॉलेज है, सबको पता है, ट्रैक हुआ था, वहां पहुंचा था। तो जब ये किंग वहां पहुंचते हैं तो उनके सम्मान में जब भोज दिया जा रहा होता हो तो वहां पर एक उर्दू अखबार को ये भाई साहब एक तरीके से अपनी बाइट देते हैं, अपनी बात रखते हैं। क्या कहते हैं आसिम मुनीर? आसिम मुनीर ये हुसैन हक्कानी है, उन्होंने इसके ऊपर ट्वीट किया। वो ये कह रहा है आसिम मुनीर कि भैया जो ये हमारी ना आर्मी है ना, ये अल्लाह की आर्मी है, कि हम अल्लाह का काम कर रहे हैं और हमारे अंदर इतनी ताकत है, इतना जज्बा है कौम के अंदर कि हम अगर कचरा भी फेंकेंगे तो वो मिसाइल बन के जाएगी। देखिए, इस आसिम मुनीर की जो सोच है, और एक आम सड़क पे चलता पाकिस्तानी है ना, एक वीडियो देख रहा था, एक छोटा सा होगा, 17-18 साल का बच्चा होगा, वो क्या कह रहा था कि भैया हमारे हमारे ऊपर तो अल्लाह का कर्म है, जब भारत की मिसाइलें आएंगी ना तो उनका तेल खत्म हो जाएगा, उनकी मशीनें जाम हो जाएंगी, जब हम यहाँ बैठ के कलमा पढ़ेंगे, जब हम यहाँ बैठकर अल्लाह की इबादत करेंगे तो ऐसा 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 हो जाएगा। तो उस बयान में इस बयान में कोई फर्क नहीं है। देखो, डंपर ट्रक तो ये अपने आप को पहले बता ही चुका है, और अब भी ये कह रहा है कि अल्लाह की आर्मी है, और अगर हम कचरा भी फेंके, भाई तुम्हारी कचरा ही है तुम्हारे पास, साजो समा कचरा ही है, तुम कचरा ही फेंक सकते, इसे पता है, ये बता रहा है पब्लिक को हमारे पे कचरा है, हम वो फेंकेंगे। मर्सिडीज वालों को कचरा फेंकने से दिक्कत होगी तो हम उस तरीके से युद्ध हराएंगे। और उसके बाद ये कह रहा है कि जिस तरीके से हमने 10 मई को जवाब दिया था भारत को, उतना ही या उसी तरह का जवाब हम भारत को देंगे। यानी कि 10 और जो इनके एयरबेस हैं उनकी एक तरीके से बलि चढ़ने वाली, आप ये मानकर चलिए। हुआ तो यही था ना, यही हुआ था, क्योंकि उस दिन के बाद से पाकिस्तान कोई भी क्रेडिबल एविडेंस भारत को नहीं दे पाया कि हमने क्या किया। बल्कि इनके यहाँ के कोई एक पत्रकार थे, उन्होंने बताया कि जब ये शाहीन और फतेह नाम की जो मिसाइलें हैं पाकिस्तान ने भारत के जो इकोनॉमिक सेंटर्स हैं, पॉलिटिकल सेंटर्स हैं, स्ट्रेटेजिक सेंटर्स हैं, उन पे चलाने का प्रयास किया, वो एक थ्रेशोल्ड सेट हुआ था जिसके बाद भारत ने 10 मई को अंजाम दिया। उससे पहले ठीक है, ड्रोन मार रहे हो, हम तुम्हारे ड्रोन उड़ा रहे हैं, तुम्हारे 2-4 रडार सेंटर उड़ा दिए, मतलब ये चल रहा था कि तुमने 2 पत्थर इधर से फेंके, हमने 3 इधर से डाल दिए, वो सब चल रहा था। लेकिन जो वो थ्रेशोल्ड था वो कब पार हुआ? जब इन्होंने फतेह और शाहीन चलाई। आपने देखा वो हरियाणा में कहा किसके कैथल या कौन सिरसा के ऊपर वो मिसाइल मार के गिराई गई थी, रात को वो आईसीबीएम थी, वो थ्रेशोल्ड था जिसको इन्होंने पार किया, तब भारत ने 10 मई अंजाम दिया। अब आसिम मुनीर चूरण दे रहा है अपनी पब्लिक को कि भैया हमारे साथ अल्लाह है, क्योंकि सामान तो नहीं है, कैपेबिलिटी नहीं है, वही बचा सकता है। और उसके बाद जिस तरीके से देखिए क्यों कह रहा है आसिम मुनीर, ये समझना भी बहुत जरूरी है। आसिम मुनीर दरअसल ये इसलिए कह रहा है क्योंकि वो अपनी पब्लिक को, जो ये जंग भारत के खिलाफ वो छेड़ना चाहता है, या जो लोग उसका इस्तेमाल कर कर भारत के खिलाफ एक ट्रैप तैयार कर रहे हैं कि या तो यहां उलझ जाएं या वहां उलझ जाएं या दोनों में उलझ जाएं, तो उसे एक रिलीजियस एंगल देना चाह रहा है ताकि वो एक पब्लिक के बीच में मास मोबिलाइजेशन कर सके। सवाल ना पूछे पब्लिक कि भारत से क्यों लड़ रहे हो, उसे एक रिलीजियस एंगल देना चाह रहा है कि ये दीन की लड़ाई है।
और दूसरा वो जो नॉन स्टेट एक्टर्स हैं, एलईटी है, जेईएम है, बहुत सारे जो भी हैं, ताकि उनको भी अपने साथ मोबिलाइज कर सके, उन्हें भी कह सके कि भैया मेरे साथ चलो, जो तुम कहते हो, तुम यही तो कहते थे ना कि पाकिस्तान शरिया पे चलना चाहिए, देखिए मैं उसी तरीके से एक जिहाद और या एक तरीके से उसी तरह की एक जंग मुसल्लत करना चाहता हूं भारत के ऊपर, तो हम मेरे साथ खड़े हो जाइए। ये पूरा का पूरा करने का प्रयास है, और जो उसके पास एब्सोल्यूट पावर आ गई है और जो जिहादी मानसिकता है, उसका एक बहुत डेडली कॉकटेल वो खुद में तैयार हो गया है और उसे भारत के ऊपर लादना चाहता है। और ये सब कुछ एक दोनों तरफ जो हो रहा है, ये सब कुछ बहुत ही कैलिब्रेटेड तरीके से, बहुत ही सोचे समझे तरीके से एक साथ भारत के सामने परोसा जा रहा है। खैर अब अमेरिका श्रीलंका में भी आ रहा है, कैसे आ रहा है उस पर अलग बात करूंगा, लेकिन नीचे से भी प्रयास है कि भारत के ऊपर दबाव बनाया जाए। तो ये आसिम मुनीर हो, ये बांग्लादेश हो, दोनों तरफ से तैयारी है। लेकिन भारत के जो आर्मी चीफ है, उन्होंने एक बहुत सधा हुआ और बहुत ही अच्छा बयान दिया। उपेंद्र द्विवेदी जी हैं, सीओएस है, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। उन्होंने कहा सबसे पहली बात, चाणक्य डायलॉग्स का कोई प्रोग्राम था, उसके अंदर बोल रहे थे, जो 10 मई को हुआ, या जो ऑपरेशन सिंदूर था, 4 दिन चला, 7, 8, 9, 10, वो पिक्चर नहीं थी, वो मात्र एक ट्रेलर था। भारत की जो कैपेबिलिटी है वो इससे कहीं ज्यादा है। देखिए 7, 8, 9 को तो देखा जाए तो बहुत कुछ हुआ भी नहीं, ठीक है, हो रहा था, थोड़ी थोड़ी चीजें चल रही थी, ड्रोन्स आ रहे थे, उन्हें उड़ा रहा था, लेकिन 10 तारीख को जिस तरह का एक्शन हुआ, उसकी अपेक्षा 7, 8, 9 तो एक अपेक्षा शांति ही थी। तो साफ है कि जो ट्रेलर था वो कोई बड़ी पिक्चर नहीं थी। लेकिन उन्होंने एक और बात कही इसी दौरान कि भारत को एक लंबी जंग के लिए तैयार भी रहना हो। तो पब्लिक को भी इस तरीके से अपने आप को माइंड सेट रखना है। देखिए युद्ध का मतलब ये नहीं होता कि गोलाबारी चल ही रही है, नैरेटिव की वॉर भी होती है। वो भी बहुत, नैरेटिव की वॉर कैसे होती है, मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण दे देता हूं। ये कांग्रेस के माननीय प्रवक्ता है सुरेंद्र राजपूत, क्या कह रहे हैं कि भैया बांग्लादेश के आम चुनाव में बड़े स्तर पर बेईमानी हुई थी, शेख हसीना मां की प्रचंड से बहुमत से प्रधानमंत्री बनी थी, और उसी शेख हसीना को फांसी की सजा दी, सावधान। तो विपक्ष का ये प्रवक्ता किसे सावधान कह रहा है? ये वो नैरेटिव वॉर है जो भारत के अंदर ही बैठे हुए लोग भारत के खिलाफ जो माहौल तैयार करते हैं ना, कि जेंजी आंदोलन हो गया नेपाल में, भारत में सावधान, श्रीलंका में हो गया, भारत में सावधान। ये भूल जाते हैं कि ये सारे के सारे जो आंदोलन हुए थे ना, ये उन राजनेताओं के खिलाफ हुए थे जो नेपोटिज्म से निकल कर आए थे, जहां परिवारवाद था, परिवार जनित जो पार्टियां काम कर रही थी उनके खिलाफ था। तो सबसे बड़ी भारत में कौन है, किसके खिलाफ कौन खड़ा हो सकता है, ये भी ध्यान रखिए। तो जिस नैरेटिव वॉर की बात होती है, उसमें इनका भी ध्यान रखा जाना बहुत जरूरी है। तो जो उपेंद्र द्विवेदी जी ने जो बात कही कि भैया युद्ध को लड़ने के लिए 3 चीज जरूरी है, पॉलिटिकल विल, आर्मी के अंदर ट्रस्ट, और आर्मी की कैपेबिलिटी, तीनों हमारे पास है। तो भारत का भी साफ संदेश है कि भैया तुम जैसा हमें दोगे, हम उससे बेहतर ही तुम्हें रिटर्न करेंगे, लेकिन तुम्हारे बिछाए इस जाल में हम नहीं फंसेंगे। हम भारत को यूक्रेन या रशिया वाला जो युद्ध है उसके अंदर नहीं जाने देंगे। तो भारत जो अपने एक्शन ले रहा है, क्यों इतने कैलिब्रेटेड है? पहले भारत इन्वेस्टिगेशन करना चाहता है, कौन कौन है। पहले तो पता था पाकिस्तान है, पहलगाम हो गया, अब तो टर्की भी है, रशिया भी है, और माफ कीजिएगा बांग्लादेश भी है, पाकिस्तान भी है, बहुत सारे एंगल निकल के आ रहे हैं। तो इन्वेस्टिगेशन जो हो रही है वो बहुत जरूरी है। और जब आप उन परपिट्रेटर्स के खिलाफ, उन लोगों के खिलाफ कुछ एक्शन करें, तो आपको एक पब्लिक सपोर्ट चाहिए, जो ऑप सिंदूर में था। ऑप सिंदूर में हर व्यक्ति सरकार के साथ खड़ा था, आपको वो पब्लिक सपोर्ट भी जुटाना है, बहुत जरूरी है। विपक्ष शांत है, अब क्यों नहीं कह रहा पाकिस्तान पे हमला कर दो? वो चाहता है कि सरकार से एक गलती हो और वो ये कह सके क्यों कर दिया था जी हमला, आपने क्यों कर दिया था, देखो तब रुक गए थे ऑप सिंदूर में, तब नहीं रुके होते तो फायदा था, क्यों रुक गए थे, अब शुरू कर दिया तो क्यों कर दिया। वो चाहता है कि उस नैरेटिव में आप फंसे, इसलिए पब्लिक सपोर्ट भी उतना ही महत्वपूर्ण है। उसके अलावा इकोनॉमिक कॉस्ट आपको देखना पड़ेगा कि भैया क्या क्या इकोनॉमिक कॉस्ट आ सकती है, उसको भी कैलिब्रेट करना पड़ेगा, क्योंकि जो ऑप सिंदूर 1 में स्ट्रेटेजी थी वो 2 में नहीं हो सकती। जिस तरीके से 1 में आपने कार्यक्रम करा वो 2 में नहीं कर सकते। आपने कह दिया ब्रह्मोस चल गई, ब्रह्मोस एकमात्र सॉल्यूशन नहीं है हर बीमारी का।
बहुत चीजें की जा सकती हैं, बस जी ब्रह्मोस आ गई, ब्रह्मोस आ गई, उसके अलावा भी बहुत कुछ है। हो सकता है ब्रह्मोस के लिए वो तैयार हो, उसके लिए कुछ और तरीके से उन्होंने कुछ किया हो, तो हमें कुछ और भी तो सर्व करना पड़ सकता है ना। और प्लस जो उसकी इकोनॉमिक कॉस्ट वहन करनी पड़ेगी, वो भी हमें समझना पड़ेगा। हमारी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, और हमारी जो सप्लाई लाइंस हैं वो सिक्योर हों, ये बहुत जरूरी है। तो अभी पुतिन आने वाला है, अमेरिका के साथ ट्रेड डील होने वाली है, इन्वेस्टिगेशन चल रही है, पब्लिक सपोर्ट आपको चाहिए, क्या स्ट्रेटेजी हो सकती है। तो इन सब चीजों को जब देखेंगे, तो एक जो डेस्परेशन है दोनों साइड में, भारत कुछ तो कर दे यार, क्योंकि दोनों डिस्पोजेबल बैठे हैं। क्योंकि यूनिस को भी एक प्लेन पकड़ना है, मुनीर को भी एक प्लेन पकड़ना है, और वो भाग जाएंगे। लेकिन भारत की जो लीडरशिप है, भारत के जो लोग हैं, वो तो यहीं रह जाएंगे। तो वो सिचुएशन से हमें बचना है। इसलिए मेरे हिसाब से ये ट्रैप है, आपको अपनी जवाब देना चाहिए और देंगे, लेकिन जो स्ट्रेटेजी है वो क्या हो, किस तरीके से। भैया सर्जरी होगी कि मल्लम लगेगा कि सिर दबाया जाएगा कि छोड़ दिया जाएगा, जो भी है, छोड़ दिया तो नहीं जाएगा, लेकिन मतलब इंजेक्शन लगेगा कि दवाई है कि सर्जरी है, ये तो तय करना पड़ेगा ना। तो इसलिए मुझे लग रहा है कि जिस ट्रैप की ये तैयारी कर रहे हैं, भारत उसमें नहीं आने वाला है। पहले अपना होमवर्क पूरा करेगा, तब ये कार्यक्रम करेगा। इसलिए ये दो घटनाएं एक साथ आपके सामने लेके आया हूं। तो बहुत लोग इसे आइसोलेशन में देखेंगे, लेकिन आप देखेंगे ये एक ही साथ हो रहा है, और बहुत कुछ हो रहा है पर्दे के पीछे। खैर, पर्दे के पीछे जो भी हो रहा है वो आपके सामने लाऊंगा और लाता रहूंगा। और जिस तरीके, अगर आपको ये पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना मत भूलिएगा। और मात्र 8,000 सब्सक्राइबर रहते हैं 1 लाख होने में, तो आप सबसे यही उम्मीद है, ये अपेक्षा है कि जल्दी से जल्दी 1 लाख पार पहुंचाए, ताकि इस चैनल का और विस्तार हो, और बेहतर कंटेंट के साथ और बेहतर इंटेंट के साथ आपके सामने कंटेंट लाता रहूं। जय हिंद, जय भारत।